किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर दिए जाएंगे 74,000 से अधिक सोलर पंप। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को 30,000 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 44,250 सोलर पंप अनुदान पर दिए जाने का रखा गया है लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार को उसना चावल की खरीदारी की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर की थी चावल उपार्जन का कोटा बढ़ाए जाने के साथ ही उसना चावल खरीदने की मांग। भारतीय पोल्ट्री निर्यात को बढ़ावा देने की पहल। पोल्ट्री निर्यातकों के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग की बैठक। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने कहा, प्रतिवर्ष 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है अंडे और ब्रॉयलर का उत्पादन। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने कहा, मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर 74,000 से अधिक सोलर पंप दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे न केवल किसानों की लागत में कमी आ रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। ऐसे में मिशन मोड में आधिकारिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को 30,000 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 44,250 सोलर पंप अनुदान पर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा 30% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान को सोलर पंप पर कुल 60% सब्सिडी मिलती है। अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य खरीद योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को उसना चावल खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चावल उपार्जन का कोटा बढ़ाए जाने के साथ ही उसना चावल खरीदने की मांग की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आग्रह को भारत सरकार ने तत्काल स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 130 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है। और भारतीय पोल्ट्री निर्यात को बढ़ावा देने तथा पोल्ट्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और रणनीतियों की पहचान करने के लिए प्रमुख पोल्ट्री निर्यातकों के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग ने बैठक की है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने कहा कि अंडे और ब्रॉयलर का उत्पादन प्रति वर्ष 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है। अलका उपाध्याय ने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें कर रहा है। विभाग ने हाल ही में उच्च रोगजनकता वाले एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्वयं घोषणा प्रस्तुत की है। अलका उपाध्याय ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एक विशाल उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, जिसने भारत को अंडे और ब्रॉयलर मांस के प्रमुख वैश्विक उत्पादक के रूप में स्थापित किया है। कैक्टस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में वाटरशेड परियोजनाओं में हरित अर्थव्यवस्था के लिए कैक्टस विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभी प्रतिनिधियों से कैक्टस पौधारोपण और इसके आर्थिक उपयोग पर आधारित इकोसिस्टम को अस्तित्व में लाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की अपील की। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग ने WDC PMKSY
2.0 के अंतर्गत स्पाइनलेस कैक्टस की खेती और इसके आर्थिक उपयोग को प्रोत्साहन देने में सहयोग पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICARDA और राजस्थान राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के न्यूनकुलम में एक इनफर्टिलिटी कैंप और जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। पशुधन जागृति अभियान के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आयोजित शिविर में मवेशियों की टीकाकारी की गई। शिविर में गर्भावस्था निदान और कृत्रिम गर्भाधान, कृषि मुक्ति जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान की गईं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने तथा पंजाब और हरियाणा में दूरदराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में तथा हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब के कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। राजधानी नई दिल्ली में एग्रीटेक 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश के जाने माने कृषि उद्यमियों व स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारों को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की जाने माने कृषि उद्यमी राम गोपाल अग्रवाल से। कृषि क्षेत्र में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें जैविक कृषि उत्पादों को किस तरह बढ़ावा दिया जाए और इसका कृषि क्षेत्र का आर्थिक उन्नयन कैसे हो, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने कृषि क्षेत्र के उद्यमी राम गोपाल अग्रवाल। सर, अगर बात करें, आपने कई दशकों तक कृषि क्षेत्र में शोध, नवाचार जैसे काम करके और बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दिए हैं। आज के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है? जैविक? देखिए, आज कृषि क्षेत्र में जैविक की भी ज़रूरत है और केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक पेस्टिसाइड की भी आवश्यकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो किसानों को आवश्यकता है वो नवाचार ज्ञान की आवश्यकता है। आज कितनी भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर किसान को उसकी सही जानकारी नहीं है तो उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएगा और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो आज उसको बैलेंस्ड तरीके से फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, बीज हो, सभी चीज़ साइंटिफिक तरीके से और जो यूनिवर्सिटियों द्वारा रिकमेंड किए गए हैं उस प्रकार से अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पैदावार और आमदनी बढ़ती है। आप सर मुख्य कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी देखें तो 1980 से कीटनाशक के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने पहले ये फैक्ट्री ICI UK ने लगाई थी जब देश में पहला पेस्टिसाइड गैमेक्सिन आया 1960 में, और 1980 में हमने शुरुआत की। तब हम भी एक पेस्टिसाइड बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपनी रेंज बढ़ाते गए और आज हम 100 से ज़्यादा कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड ये सब बना रहे हैं। भविष्य में कृषि में युवा जुड़े और देश उद्यमशील राष्ट्र बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आज जो किसान नई टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, आज जो बच्चे IIM या IIT की अच्छी नौकरियां करते थे और पढ़े लिखे हैं, वो भी आज कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं और वो हॉर्टिकल्चर, फिशरी, डेयरी क्षेत्रों में जा रहे हैं और वो आज बाज़ार की मांग के अनुसार पैदावार कर रहे हैं और बहुत अच्छी आमदनी कर रहे हैं। खेती का रकबा घटता जा रहा है, युवाओं की रुचि कम होती जा रही है, उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र के प्रति फिर से हम एक विकसित भारत बनने के सपने को पूरा करें, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए हमको नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा।
अगर हमको अपने कृषकों की आमदनी बढ़ानी है, चाइना के बराबर पर हेक्टर इनकम करनी है, तो हमको भी नवाचार, आज ड्रोन्स आ गए देश में, लेकिन शुरुआत ही है। आज हर गांव में हर खेत में ड्रोन से स्प्रे करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो ये तो देश के जाने माने कृषि उद्यमी राम गोपाल अग्रवाल, जिनका मानना है कृषि क्षेत्र में भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें न केवल युवाओं को इससे जोड़ना पड़ेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार कर कृषि को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन भटिंडा के गांव भुच्चो खुर्द में किया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता वैन से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। इस मौके पर विभिन्न अधिकारियों ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर आयोजित चिकित्सा शिविर में विभिन्न रोगों की जांच की गई तथा निःशुल्क दवाओं भी वितरित की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जबानी शीर्षक के तहत अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं। इस बीच ऐसे पात्र व्यक्तियों ने भी विभिन्न योजनाओं के लिए अपना नाम दर्ज कराया है जो किन्हीं कारणों से केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरा मोदी वाले कार्ड ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੱਧੀ ਸੀ ਗਿੱਟੇ ਦੀ, ਟੈਂਡਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ कार्ड ਤੋਂ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में जिला सांबा के ब्लॉक राजपुरा की सीमावर्ती पंचायत मदून पहुंची। खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त शकीलुर रहमान राथर यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत अपनी उपलब्धियों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न विभागों के स्टॉलों का दौरा किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। IEC वैन के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री का संदेश सुना। यात्रा में मेरी कहानी मेरी जबानी खंड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों और अनुभवों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों और क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। हमारा कच्चा मकान था, हमें बहुत परेशानी होती थी और बारिश आती थी और पानी अंदर आ जाता था और हमें और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। जब से हमें पक्का मकान मिला है। तो मैं प्रेग्नेंट थी और 3.5 महीने हुए थे, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब मुझे 1000 रुपीज़ मिला था। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने 8 मंथ्स में उनको बताया था कि अब मेरा लास्ट चेकअप है तो मुझे 2000 रुपीज़ दिया। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी जब मेरा बेबी 3.5 मंथ्स का हुआ, उसको वैक्सीनेशन कम्प्लीट हुई 3.5 महीने वाली, तब मुझे जाके 2000 मिला। पहले जब खेती बाड़ी करते थे पैसा नहीं मिलता था, उधार लेना बड़े बड़े लालों से, तो बस वो ही ख़त्म करना, हम तो कर्जे में ही रहते थे। जब अब मोदी सरकार आया, इन्होंने KCC बनवाया हमारा, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी बड़े साहूकार के पास जाने के लिए। पहला बहुत दिक्कत होती हुई, हूँ थोड़ा बहुत सानू स्वान करना, रोटी बनाने खाना बन जाता है। पहले लकड़ियाँ लाना था, आग लगानी थी, किसी के घर जाने थे, माचिस नहीं मिलती थी, किसी के घर जाना आग बली है उधरा लाना, फिर रोटी बनानी, कोई मेहमान आ जाता था तब बड़े बहुत दिक्कत होती। साल का 6000 रुपया मिलता है, वो हमारे सीड खरीदने में और कई जो समय समय अनुसार जो हमें खाद खरीदनी है उसमें बहुत मदद करता है। और जो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है और उसका भी मुझे समय समय पर बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी जिससे हम जो है सीड खरीदने में और खाद खरीदने में हमें प्रॉब्लम आती थी। अस्पताल में अपना हरनी का इलाज कराया और मेरा कोई पैसा नहीं लगा, इससे बहुत फायदा है। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर रियासी के लोगों ने महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने के लिए सरकार की सराहना की, जिससे उन्हें अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के अलावा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी योजनाओं के बारे में जानने का अवसर मिला।
रियासी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान सचिव HUD प्रशांत गोयल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया। इस अवसर पर रियासी के उपायुक्त विशेष महाजन, विभिन्न जिला अधिकारियों के अलावा PRI सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन पर PM मोदी का वीडियो संदेश ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव का भी जिक्र किया। हमें भी काफ़ी बेनिफिट दिया है। उन्होंने हमें मशरूम के कंपोस्ट वाले बैग दिए थे 200, तो हमने लगाए हैं। तो 28 दिन में हमने 30,000 रुपये सैलरी बना ली है उससे। और उम्मीद परिवार से जुड़ी हुई हूँ। हमने उम्मीद परिवार से बहुत सारे बेनिफिट उनसे लिए हुए हैं। जब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमने अपने पाँव पे खड़े हैं। हमने हॉर्टिकल्चर वालों से भी बहुत कुछ स्कीमें उनसे ली हुई है। हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट तेजस्विनी अंडर तेजस्विनी स्कीम से लोन लिया हुआ है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी सरकार का और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट का। मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने गरीब लोगों को अपनी 9 साल के सरकार में गरीब लोगों का जो बेनिफिट दिए हैं। जैसे PMAY के मकान हो, पहले साल का 1 मकान आया करता था, अब महीने में 100 मकान हमारी पंचायतों में PMAY के मकान आ रहे हैं। और रही बात 2-2 हज़ार किसान वाले, सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहे हैं। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 दिसंबर को लहसुन का भाव था 12,950 रुपए। 23 दिसंबर को लहसुन का भाव 175 रुपए उछलकर 13,125 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 23 दिसंबर को लहसुन का भाव 3,000 रुपए की भारी गिरावट के बाद 15,000 रुपए से 12,000 रुपए पर आ गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 दिसंबर को लहसुन का भाव 20,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 22 दिसंबर को लहसुन का भाव रहा 12,500 रुपए, जो 23 दिसंबर को 500 रुपए चढ़कर 13,000 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शनिवार को ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। वहीं इसके सौदे मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में स्थिरता देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 22 दिसंबर को इसका भाव 6,895 रुपए था, जो 23 दिसंबर को 5 रुपए चढ़कर 6,900 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहां 22 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,720 रुपए, जो 23 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 6,710 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 दिसंबर को मसूर का भाव 6,850 रुपए पर टिका रहा। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में 22 दिसंबर मसूर का भाव रहा 6,970 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 20 रुपए टूटकर 6,950 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज
15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। कर्नाटक के किसान गेहूं की बुआई के 30 दिन बाद खेतों में यूरिया डालें और साथ ही गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। कर्नाटक में ही काबुली चने की बुआई के 35 या 40 दिन बाद इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए चने की फसल में जिंक और फेरम सल्फेट का घोल छिड़कें। यहाँ अरहर की फसल को पतंगों से बचाने के लिए किसान फेरोमोन जाल लगाएं। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की पक्की फसल की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक में आम के पेड़ों को लीफ हॉपर से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। यहाँ किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई करें। कर्नाटक में सूरजमुखी को गलन रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़कें। यहाँ अनार के फलों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। यहाँ टमाटर को कीटों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। तेलंगाना के किसान इस मौसम में मक्का की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मक्के को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। तेलंगाना में किसान मूंग और उड़द की समय समय पर हल्की सिंचाई करें। यहाँ मूंग और उड़द को कीटों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में मिर्च में फल सड़न रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ बैगन में रस चूसक कीट की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। साथ ही यहाँ बैगन में प्ररोह और फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं और उसके बाद इसकी और रोकथाम के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS 2023 बैच के परिवीक्षार्थियों के साथ बातचीत की। देश में बीते 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3700 से ज्यादा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हमें हमेशा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। गुजरात के पोरबंदर तट से लगभग 217 समुद्री मील दूर एक व्यापारिक जहाज पर एक ड्रोन ने हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना सतर्क हो गए। जम्मू कश्मीर में सेना ने कहा कि वे पुंछ जिले के सुरानकोट तहसील में डियर की गली में हुए आतंकी हमले की जांच में पूरा सहयोग देगी। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी घटना सामने आई है। बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी PFI में अलग अलग ओहदों पर थे, जो विदेश से हवाला के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात करीब 10 मिनट चली, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वाराणसी स्थित बिशप हाउस में क्रिसमस मिलन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।